Hi everyone, good morning. Hi Harsh, hi Sarvesh, good morning. Hi Aman, hi Krishna. Good morning Sanyam. Alright. So हम लोगों का एक छोटा सा रिमेनिंग पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का, कार्नोट साइकिल एंड उसके साथ में उसके बेसिक कैलकुलेशंस। फिर हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर भी आज स्टार्ट कर देंगे। नाउ लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए दिए थे, सम होमवर्क नहीं दिया था। ठीक, वैसे तो अपन ऑलमोस्ट अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं इन द चैप्टर, तो आप लोग बाकी का बचा हुआ बुकलेट भी ट्राई कर सकते हो। हाँ हाँ, मैंने देखा अमान, एक्चुअली कल आई गॉट अ लिटिल टाइड अप विद अदर थिंग्स, मुझे टाइम नहीं मिला। आज भी थोड़ा दिन हेक्टिक है, शाम को भी बिजी रहूंगा, देखते हैं निकालता हूँ मैं टाइम, तो आई विल शेयर दैट। ठीक है। हाँ नहीं, कल वाला वो मैंने आईपैड से लिया था ना लेक्चर, और उसी में से फिर वो पीडीएफ सेव करके आप लोगों को भेजा था, तो इसलिए वो थोड़ा अलग फॉर्मेट का था। उससे एक्चुअली ज़्यादा अच्छा प्रिंट निकलता है एज कम्पेयर टू जो मैं ये वेब वर्जन से निकालता हूँ। बट द थिंग इज कि उसमें पढ़ाने में थोड़े लिमिटेशंस आ जाता है, चैट देखना एज वेल एज साइमल्टेनियसली कम्युनिकेट करना, वो सब में थोड़ा दिक्कत ही रहता है। चलो ऑल राइट, तो हम लोग अपना नेक्स्ट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विद कार्नोट साइकिल। एंड इसमें कितना पार्ट हमारे लिए रेलेवेंट है, कितना पार्ट हमारे लिए रिक्वायर्ड है, उसके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, अदरवाइज दिस इज समथिंग विच इज जनरली कवर्ड इन इंजीनियरिंग का सिलेबस। जब आप लेट्स से इफ यू डिसाइड टू स्टडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, तो उनमें ये थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट्स आगे इस्तेमाल होते हैं, आगे यूज होते हैं। एंड उसमें थोड़ा डेप्थ में जाके वी स्टडी अबाउट heat engines, we study about the concept of heat pumps and try and understand their working. ठीक है, अभी मैं एक छोटा सा इलस्ट्रेशन लेकर, छोटा सा एग्जांपल लेके आप लोगों के साथ में ये कार्नोट साइकिल का डिस्कशन करूंगा। नाउ before I start talking about what Carnot cycle is, there are certain basic terms, basic definitions जिनके बारे में आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, थोड़े बेसिक्स क्लियर रहने चाहिए।
and then you will be able to understand the situation or this concept of Carnot cycle much better. ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, सबसे पहले मैं एक थर्मोडायनेमिक साइकिल की डेफिनेशन आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ. व्हाट इज मेंट बाय अ थर्मोडायनेमिक साइकिल? दैट हम लोग सिस्टम को थ्रू अ सीरीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स लेके जा रहे हैं. ठीक है, P वर्सेस V डायग्राम पर अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो वी आर एट सम इनिशियल स्टेट. इससे हम लोग हमारे सिस्टम को किसी भी रैंडम तरीके से डिफरेंट स्टेट्स पर लेके जा रहे हैं, एंड देन फाइनली वी आर रिटर्निंग बैक टू द ओरिजिनल स्टेट. सो इट मीन्स वी हैव completed a thermodynamic cycle. We returned the system back to its initial state. अब with the help of this thermodynamic cycle, as you have seen graphically or as you would also know mathematically, that we are able to do some work. ठीक है, इनफैक्ट आप लोगों ने कैलकुलेशन भी करा था that साइकिल के अंदर का जो एरिया इनक्लोज्ड है, दैट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग. राइट, सो यहाँ पे नेक्स्ट एक डेफिनेशन यहाँ पे नोटिस करना, ऑफ अ हीट इंजन. सो इन द प्रोसेस ऑफ पासिंग थ्रू अ साइकिल, द सिस्टम मे परफॉर्म वर्क ऑन इट्स सराउंडिंग, thereby acting as a heat engine. Now, what is going to happen? The heat is going to get transferred from a hot region to a cold region, and in this process, some of the heat can be used to convert it into mechanical work. ठीक है, इसको हम लोग डायग्रामेटिकली कुछ इस बेसिक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पे TH मतलब T हॉट, हायर टेम्परेचर है ये. यहाँ पर कोई हीट का सोर्स होगा, कोई हॉट रेजर्वॉयर है हीट का. यहां से हीट कोल्ड रीजन में, ठीक है, राइट हैंड साइड पे TC रिप्रेजेंट्स T कोल्ड, विच इज द हीट सिंक, और यू कैन से द कोल्ड रेजर्वॉयर, इसमें जाएगा. एंड ये जो हमारा हीट इंजन है, ये उस हीट को यूज करके, ठीक है, सम पार्ट ऑफ दैट हीट सप्लाइड विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन. नाउ इस हीट इंजन के अंदर क्या है, उसके पीछे जो डिजाइन है, उसके पीछे जो इंजीनियरिंग है, definitely that is intriguing, but isn't something which is like part of our syllabus right now. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, नोटिस करना. just give me one moment, I'll share a video with everyone. just give me one moment. Okay. So this is an example of an engine in front of you, and इसकी working notice करना. ठीक है, और भी बहुत सारे रहते हैं. दिस इज कॉल्ड एज अ स्टर्लिंग इंजन का एग्जांपल. हाँ, राइट, मैंने पहले भी ये एग्जांपल आप लोगों को दिखाया था. ओके, ग्रेट. तो यहाँ पर
नोटिस करना, दिस विल बी द हीट सोर्स, ठीक है, यहाँ पे ये हीट सोर्स हमने अप्लाई करा, एंड द हीट सिंक विल बी द सराउंडिंग्स, ठीक है, जो रूम का टेम्परेचर है वो हीट सिंक हो गया, एंड उस हीट को यूज करते हुए, ठीक है, इसमें कोई वायर नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो जो हीट है उससे ये मैकेनिकल वर्क होगा, ठीक है, उससे ये फैन रोटेट कर रहा है, मतलब ये मैकेनिकल वर्क हो रहा है, ठीक है। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ अ टाइप ऑफ हीट इंजन। अभी मैं यहाँ पर जनरल बात कर रहा हूँ कि कोई भी यहाँ पर ऐसे साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन विच वी आर टॉकिंग अबाउट। अब यहाँ पे नोटिस करना, ठीक है, एक और डेफिनेशन खैर यहाँ पे नोटिस कर लेना, कॉल्ड एज हीट पंप, जो कि उल्टा होता है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर भी बोलते हैं उसको, विच इज द ऑपोजिट थिंग, लाइक उसमें वी डू एक्सटर्नल वर्क, सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करेगा, एंड उससे फिर हीट गेट्स सप्लाइड फ्रॉम कोल्ड रीजन टू हॉट रीजन, ठीक है। हाँ, हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क सप्लाई करेंगे और उससे हीट कोल्ड से हॉट में चला जाता है, जैसा रेफ्रिजरेटर्स में होता है। तो ये एक हीट पंप की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं करंटली ये हीट इंजन के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। अगर आप इस हीट इंजन के ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करोगे तो आपके सामने क्या क्या रिजल्ट आएंगे। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू अपन लिखेंगे। डेल्टा यू तो यहाँ पर हम लोग जीरो लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस इंजन के अंदर क्या हो रहा है, थर्मोडायनेमिक साइकिल ऑपरेट हो रही है, साइकिल है, वी आर रिटर्निंग बैक टू द ओरिजिनल स्टेट, तो डेल्टा यू जीरो है। क्यू के दो कंपोनेंट्स है, एक क्यू सप्लाइड है, एक क्यू रिलीज्ड है, ठीक है। क्यू एच इज द क्यू सप्लाइड, क्यू सी इज द क्यू रिलीज्ड, ठीक है। एंड वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग्स। तो यहाँ पे आप साइन कन्वेंशन नोटिस करोगे तो यहाँ पे ये क्यू पॉजिटिव रहेगा, क्यू एच, क्यू सी विल बी नेगेटिव एंड डब्ल्यू विल बी ऑल्सो नेगेटिव। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो रहा है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यहाँ पर हमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताता है, जो हम लोगों ने पहले भी एक बार डिस्कस किया था, देखा था। दैट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है दैट QC कैन नॉट बी जीरो, और इन अदर वर्ड्स द इंटायर हीट सप्लाइड QH कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क, ठीक है। QH will always be greater than W magnitude wise. In other words, ठीक है, हम लोग एफिशिएंसी के बारे में बात कर लेते हैं। एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी इज आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है। यहां पर इनपुट क्या है टू द हीट इंजन? इट वाज द हीट सप्लाइड, एंड आउटपुट क्या होगा? आउटपुट इज द वर्क दैट वी आर गेटिंग, ठीक है। जो क्यू रिलीज्ड है, ठीक है, जो हीट एमिट हो गई, सराउंडिंग्स में चली गई, वो हमारे लिए आउटपुट नहीं होगा, दैट इज नॉट आवर आउटपुट। जो मैंने आपको वो फैन वाला एग्जांपल अभी दिखाया, तो लाइक आपने नीचे एक लैंप लगा के हीट सप्लाई करी, अब उसमें से हीट डिसिपेट हो रही होगी, ठीक है, सराउंडिंग्स में हीट जा रही होगी, वो हमारे लिए आउटपुट नहीं है, दैट इज नॉट द आउटपुट फॉर अस। द आउटपुट इज द रोटेटिंग ऑफ दोज ब्लेड्स, द मैकेनिकल वर्क व्हिच इज गेटिंग डन, ठीक है। सो एफिशिएंसी की डेफिनेशन होती है आउटपुट बाय इनपुट। तो ये जो वर्क है हमारा आउटपुट अपॉन जो हीट सप्लाइड है, जो हमारा इनपुट है, दैट इज ऑलवेज लेस देन 1. द एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1. दिस इज व्हाट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अस, ठीक है। इसको हम लोग वर्ड्स में अगर डिस्क्राइब करें तो ये स्टेटमेंट आपके सामने रहेगा, एंड इसका एक एक लाइन, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। कैसा रहेगा सेकंड लॉ का स्टेटमेंट? It is not possible to use a cyclic process to extract heat from a reservoir and completely convert, ठीक है, convert it completely into work
without transferring certain amount of heat from hot reservoir to cold reservoir at the same time. ठीक है, सो ये इंग्लिश में वर्ड बाय वर्ड सेकेंड लॉ का इंटरप्रिटेशन हो गया. ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया आप लोगों को? ये डेफिनेशंस, फर्स्ट लॉ का अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस, सेकेंड लॉ का अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस, ग्रेट. अब इसमें नोटिस करना, अब मैं कार्नोट साइकिल के बारे में बात करता हूं. ठीक है, यहां पे नोटिस करना, अ कार्नोट साइकिल इज अ रिवर्सिबल साइकिल. ठीक है, एंड इट इज नॉट जस्ट द ओनली रिवर्सिबल साइकिल. ठीक है, इट इज इनफैक्ट वन ऑफ मेनी. बट हम लोग कार्नोट साइकिल पे फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट वंस, वन ऑफ द बेसिक वंस, वन ऑफ द मोस्ट स्टडीड वंस हमारे लिटरेचर में. तो हम लोग इसी के ऊपर स्टार्टिंग में फोकस करते हैं. सो अ कार्नोट साइकिल is a reversible cycle operating between two temperatures TH and TC, which demonstrates maximum convertibility of heat into work. तो सेकेंड लॉ ने तो क्या बोल दिया? सेकेंड लॉ ने बोला कि ये जो हीट है ये पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता. ठीक है, वेल, गुड एंड फाइन. उसके साथ में over and above that there is this additional piece of detail which I want to talk about, which is that a Carnot cycle, it demonstrates, it helps us realize that if we have a reversible cycle operating between two temperatures, एक cold temperature, एक hot temperature, इन दोनों के बीच में अगर हम एक reversible cycle operate कर रहे हैं तो कितना maximum convertibility हो सकता है heat का into work. So it basically gives you the maximum efficiency that can be achieved via a reversible cycle between two temperatures. Now, how that cycle is and what is the result of this efficiency, of this maximum convertibility of heat into work, वो अब आप यहाँ पे नोटिस करना. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ that Carnot cycle होता क्या है. तो Carnot cycle के ऊपर आप फोकस करो. फोकस ऑन दिस लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम फर्स्ट. ठीक है, दिस इज द क्रिटिकल डायग्राम. दिस इज द प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम, P वर्सेस V डायग्राम, जिस पर हम लोग कार्नोट साइकिल दिखा रहे हैं. ठीक है, हाँ. सो इट्स अ साइकिल. एज यू कैन सी वी आर रिटर्निंग बैक टू द ओरिजिनल स्टेट. एंड what are the steps involved in this cycle? We are first undergoing an isothermal expansion followed by an isentropic. Isentropic मतलब एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही है, मतलब आप एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस बोल लो. ठीक है, तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन कर रहे हैं, ये नेक्स्ट स्टेप हो गया. फिर उसके बाद में वापस से आइसोथर्मल कंप्रेशन कर रहे हैं. एंड देन आइसोथर्मल कंप्रेशन करके हम लोग वापस से एडियाबैटिक कंप्रेशन करके ओरिजिनल स्टेट पर आ जा रहे हैं. ठीक है, दिस इज योर कार्नोट साइकिल एंड उसके स्टेप्स. ठीक है, आइसेंट्रोपिक मतलब क्या हो गया? एडियाबैटिक. एडियाबैटिक रिवर्सिबल, एंट्रोपी चेंज नहीं होती ना एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में, उसको आइसेंट्रोपिक भी बोलते हैं. अब ये कार्नोट साइकिल आपके सामने है. ठीक है, नोटिस करना 1 से 2 क्या हो रहा है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन. 2 से 3 एडियाबैटिक एक्सपेंशन. 3 से 4 आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड 4 से 1 एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड रिटर्निंग बैक टू द ओरिजिनल स्टेट. ठीक है, ये 1 2 3 4 इन चारों स्टेट्स पर जो भी प्रेशर वॉल्यूम है हमने उनको P1 V1 P2 V2 P3 V3 P4 V4 मार्क कर दिया है. अब इस साइकिल के लिए
एफिशिएंसी का कैलकुलेशन करना रहेगा. So would you guys would want to take an attempt at calculating the efficiency of Carnot cycle? Efficiency is output by input, work done upon heat supplied. एक बार आप लोग कोशिश करना चाहोगे? ठीक है, ट्राई करो. हाँ, आंसर आपका सही है अमन, बट थोड़ा सा और कोशिश करो. ये आपके लिए डेटा है P1 V1 P2 V2 P3 V3. ठीक है, और ये जो टेम्परेचर है, ठीक है, ये TH है. ठीक है, दिस इज isothermal expansion happening at TH, and this is isothermal compression happening at TC, cold temperature. ठीक है, ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास में है. तो आप मुझे एफिशिएंसी का कैलकुलेशन बताओ जरा, कैसा रहेगा. एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपके सामने है, आउटपुट बाय इनपुट, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड. फाइनल आंसर तो आप लोग को पता ही है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, देखा होगा, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा वर्क करो, देखो खुद से क्या क्या चीजें समझ में आ रही हैं अबाउट दिस साइकिल, एंड फिर हम डिस्कस करते हैं. क्योंकि एक तरीका नहीं है, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं. अच्छा, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ लिया है, देख लिया? ओ चलो, बहुत अच्छी बात है फिर तो फिर हम लोग फास्ट जा सकते हैं यहाँ से. मतलब फिर तो मैं क्यों इस पे एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ. ओके ओके, चलो ग्रेट. फिर तो यहाँ पर फटाफट देख लो. एफिशिएंसी अपन ऐसे आउटपुट बाय इनपुट लिखेंगे. ठीक है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड. अगर यहाँ पर, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो वर्क डन को मैं क्यू से रिप्लेस कर सकता हूँ. ठीक है, एंड क्यू जो है वो क्या रहेगा, क्यू एच प्लस क्यू सी. ठीक है, तो यहाँ पर मेरा एफिशिएंसी हो जाएगा 1 प्लस क्यू सी बाय क्यू एच. ठीक है, क्यू सी का साइन ऑलरेडी नेगेटिव आएगा, क्यू एच का साइन पॉजिटिव आएगा, तो एफिशिएंसी लेस देन 1 आएगा. अब क्यू सी विल बी NRTC ln V2 by V1. ठीक है, इनफैक्ट ln V4 by V3. ठीक है, V फाइनल बाय V इनिशियल. यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है. ठीक है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है TC में. QC is NRTC ln V4 by V3, एंड Q सप्लाइड इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन में है, NRTH ln V2 by V1. And you know the relationships between P1 V1 P2 V2 P3 V3 P4 V4, ये आइसोथर्मल और एडियाबैटिक वाले रिलेशनशिप्स हैं. इन सबको आप यूज करोगे और एफिशिएंसी के एक्सप्रेशन में पुट करोगे, तो यू विल गेट योर आंसर एज एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस TC बाय TH. ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक. रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा. दैट कार्नोट साइकिल हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड what is the maximum efficiency or maximum convertibility of heat into work that can happen when a reversible cycle is operating between two temperatures. Now इसी में एक छोटा सा और डिटेल मैं आप लोगों को हाईलाइट करके बता देता हूं. ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करना, ये पहला वाला इक्वेशन ऑफ एफिशिएंसी और दूसरा वाला इक्वेशन ऑफ एफिशिएंसी दिख रहा है. इनको अगर मैं कंपेयर करूंगा, ठीक है, तो नोटिस करना क्या दिख रहा है. इनको मैं कंपेयर करूंगा तो ये 1 प्लस क्यू सी बाई क्यू एच इज इक्वल टू 1 माइनस टी सी बाई टी एच. ठीक है, ये 1 को कैंसिल आउट कर दो. ठीक है, इस 1 को और इस 1 को कैंसिल आउट कर दिया, और फिर थोड़ा सा रीअरेंज करा टर्म्स को, तो ये क्यू सी अपॉन टी सी प्लस क्यू सी अपॉन टी सी प्लस क्यू एच अपॉन टी एच दिख रहा है, बिकमिंग इक्वल टू 0. एंड इसी तरीके से, ठीक है, आप नोटिस करना, अगर मैं एक जनरल साइकिल लेता हूं, ठीक है, जिसमें 2 से ज्यादा हीट सोर्स हीट सिंक्स हैं,
ठीक है, यहाँ पर तो मैंने एक हीट सोर्स एक हीट सिंक लिया, बट अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड साइकिल्स होंगी कुछ, तो उनमें जब हम यही चीज ऑब्जर्व करते हैं हाँ मैं तो हमें ये रिजल्ट मिलता है, समेशन क्यू बाई टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड दिस इज समथिंग विच लेड टू द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। याद है स्टार्टिंग में बताया था मैंने, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड, दैट इंटीग्रल ds इज इक्वल टू इंटीग्रल dq अपॉन t। तो यहीं से आता है, ये समेशन जो है वो इंटीग्रल ही है। दैट दिस वाज अ state function which was discovered that for a reversible cycle, summation q by t was coming out to be 0 for any reversible cyclic process. ठीक है, हाँ मान, मतलब this is the maximum convertibility of heat into work that can be there. हेलो ठीक है, अच्छा अब इस पे अगर मैं आपको एक आध क्वेश्चन कराऊंगा तो बस उसमें आपको एक बेसिक चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, लेट मी जस्ट क्विकली रिमूव द आंसर प्लेट लो। और फिर आप ट्राई करना। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करो, चलो फटाफट बताओ। हाँ करेक्ट अमान, बाकी लोग भी बताओ। नहीं सही हम। हम्म। इसमें केयरलेस मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं। हाँ राइट ईशान, यूनिट्स का ध्यान रखना, यूज टेम्परेचर ओनली एंड ओनली इन द यूनिट्स ऑफ केल्विन। करेक्ट सर्वेश, तो 1 माइनस टी सी बाई टी एच है, तो यूज टी सी विच विल बी द लोअर टेम्परेचर टी कोल्ड एंड टी एच विच विल बी द हायर टेम्परेचर, and you will get your answer as this B option, 0.8 किलो कैलोरी। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली टू गेट एन आंसर। अलग अलग आंसर कैसे आ रहे हैं आप लोगों के। सर्वेश, अमान, ईशान आपका ठीक है,
संयम नहीं, आप देखो एक बार, आपका आंसर अलग है एज कंपेयर टू द अदर्स। केल्विन में ही डील करना है टेम्परेचर्स के साथ में। यहाँ पे एफिशिएंसी का डेफिनेशन है 1 माइनस टी सी बाई टी एच। अब इनिशियली 40% एफिशिएंसी है, मतलब 0.4 इज 1 माइनस टी सी बाई टी एच। एंड बाद में क्या बोला कि टीसी को हमने 60 डिग्री से रिड्यूस कर दिया, तो केल्विन में भी 60 से ही रिड्यूस हो जाएगा, एंड तब एफिशिएंसी 0.55 हो जाएगी। अब इन दो इक्वेशन, दो वेरिएबल को सॉल्व करोगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा टीसी एंड टीएच का। ठीक है, समझ में आया सबको? सही है, समझ में आया कहाँ पे गलती हुई थी? ओके ग्रेट। अच्छा, अब इसी के साथ में एज अ लिटिल बिट मोर एडिशनल पीस ऑफ नॉलेज, कार्नोट साइकिल का पीवी डायग्राम के साथ में आपको एस टी वर्सेस एस डायग्राम भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, टी वर्सेस एस डायग्राम कैसा रहेगा आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। 1 से 2 कैसा है? आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो 1 से 2 हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। ठीक है, 2 से 3 एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में कैसा होता है? एंट्रोपी कांस्टेंट है, आइसेंट्रोपिक है, तो ये वर्टिकल लाइन हो गया। ठीक है, वर्टिकल लाइन में भी यहाँ पे आप नोटिस करोगे दैट एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता था तो टेम्परेचर कम होता है ना, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होने पर टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे 1 से 2 एंट्रोपी बढ़ रही है क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, 1 से 2 एंट्रोपी बढ़ रही है, 2 से 3 टेम्परेचर कम हो रहा है। देन 3 से 4 वापस आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी, और एंट्रोपी कम क्यों होगी? क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा। एंड देन 4 से 1 एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, एंट्रोपी कांस्टेंट है, और एडियाबैटिक कंप्रेशन होने पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, इट कम्स बैक टू द ओरिजिनल स्टेट। सो दिस इज द कार्नोट साइकिल रिप्रेजेंटेड ऑन द टी वर्सेस एस डायग्राम। ठीक है, तो ये टी वर्सेस एस डायग्राम भी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए ऑफ द कार्नोट साइकिल। ठीक है, is this clear with everyone? T versus S diagram? Okay, great. So this is something which is कार्नोट साइकिल एंड इससे रिलेटेड कैलकुलेशंस। ठीक है, केमिस्ट्री में इसके ऊपर क्वेश्चन बने चांस कम ही है। ठीक है, फिजिक्स वाले सेक्शन में चांस ज्यादा रहता है। इसमें हमारा मेजर फोकस थर्मोकेमिस्ट्री एंड उसके साथ एसोसिएटेड सेकेंड लॉ की एप्लीकेशंस पर रहता है रादर देन हीट इंजन्स। ठीक है, बट चलो इतना पार्ट आपको समझ में आ गया, गुड इनफ। इसके जैसे ही क्वेश्चन रहेंगे बुकलेट में, काफी सिंपल, काफी बेसिक, यू गाइस कैन इजीली वर्क ऑन देम। नाउ नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, केमिकल इक्विलिब्रियम का। ओके ग्रेट। ठीक है, सो लेट मी start our discussion of chemical equilibrium chapter, which is actually a direct extension of thermodynamics only. ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ने के बाद में लॉजिकली स्पीकिंग केमिकल रिएक्शंस एंड उस पर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट स्टडी करना becomes quite important. दोनों चैप्टर कनेक्टेड है, बट एक फंडामेंटल वे में, कॉन्सेप्चुअल वे में कनेक्टेड है। जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग देखोगे केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में,
तो you will find it very easy chapter. Chemical equilibrium comes as a welcome relief after thermodynamics. ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस का लेवल होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, वो काफी आसान, काफी बेसिक होगी. ठीक है. Now let me help you understand the concept of equilibrium and उसके starting basics. ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस करना. Let me first elaborate the word equilibrium. ठीक है, मैं वैसे शॉर्ट में EQ सुपरस्क्रिप्ट B लिखता रहूंगा. So अगर मैं एक बेसिक पर्सपेक्टिव से बात करूं, the state of equilibrium is characterized by macroscopic properties. Macroscopic properties or macroscopic parameters becoming constant. ठीक है, such as pressure, concentration, color, etc. थोड़ा सा राइटिंग सुधार लेता हूं. हाँ, just give me one moment. बहुत टाइम हो गया ना, मतलब राइटिंग इतनी खराब चल रही है, थोड़ा तो वर्क करना चाहिए उसके ऊपर. ऑल्दो मैं यहाँ पे स्कैन्स यूज करूंगा आप लोगों के लिए. The state of equilibrium is characterized by macroscopic properties. एक्चुअली राइटिंग सुधारने के लिए मैंने वो आईपैड लिया था, बट उसमें इतनी लिमिटेशंस हैं कि मेरा उससे गिव अप हो गया है. अब वो टाइम पास करने में काम आता है. Attaining steady or you can say constant values. तो यहां पर जब हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, तो इसका ऑब्जर्वेशन कैसा होता है, हाउ डू वी कम अक्रॉस दिस कॉन्सेप्ट. तो जैसे एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाता हूं. N2O4 गैस, ठीक है, N2O4 गैस अपने आप रखे रखे NO2 गैस में डिसोसिएट होती है एंड इक्विलिब्रियम अटेन कर लेती है. सो अगर मैं इस चीज को विजुअली देखूंगा, मान लो एक मैंने कंटेनर लिया, एक वेसल लिया, ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0 पर, ठीक है, इसके अंदर ओनली N2O4 था. ठीक है, यहां पर what you will see is that there is no color. ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट दिखेगा आपको. ये ग्लास कंटेनर है मान लो, थ्रू एंड थ्रू क्लियर दिखेगा आपको. थोड़े टाइम बाद में, ठीक है, आफ्टर सम टाइम हम लोग नोटिस करेंगे दैट इस कंटेनर के अंदर ब्राउन शेड आ गया है.
ठीक है, सेम कंटेनर के अंदर एक ब्राउन शेड क्यों क्रिएट हो गया? बिकॉज ऑफ N2O गैस। ठीक है, ये जो N2O4 है ये कलरलेस होता है, ठीक है, एंड NO2 गैस ये आपने पढ़ा होगा ना अपने जूनियर क्लासेस में, ब्राउन कलर का होता है। तो यहां पर इस कंटेनर के अंदर, ठीक है, ऐसे ब्राउन शेड आ गया, ठीक है, लाइटर शेड ऑफ ब्राउन अपीयर हो गया। एंड यहां पर N2O4 एंड NO2 दोनों प्रेजेंट होंगे। हमने थोड़ा और टाइम दिया, ठीक है, सिस्टम को एज इट इज रहने दिया। तो उसके बाद में व्हाट वी विल सी और व्हाट वी विल फाइंड इज दैट यहां पर, ठीक है, एक कांस्टेंट शेड, ठीक है, डार्क हुआ होगा थोड़ा सा, लाइट ब्राउन से पहले डार्क ब्राउन हुआ होगा थोड़ा, ठीक है, कांस्टेंट शेड ऑफ ब्राउन आ जाएगा, ठीक है। N2O4 एंड NO2 साथ में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा N2O4 NO2 में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, दोनों साथ में को एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। एक कांस्टेंट शेड आ जाएगा विच विल बी एन इंडिकेटर कि यहां पर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। इनफैक्ट अगर आपने यहां पर लेट से एक मैनोमीटर भी लगा दिया टू मेजर प्रेशर, ठीक है, एक मैनोमीटर का डिवाइस याद है आपको, ऐसे यू शेप्ड ट्यूब हम लोग लगाते हैं, राइट। तो यहां पर आप लोग नोटिस करोगे कि मान लो मैंने मैनोमीटर लगा दिया, तो इनिशियली कुछ लेवल होगा मर्करी का, फिर वो राइज करेगा राइट हैंड साइड पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मोल्स बन रहे हैं ना, 1 मोल से 2 मोल गैस आ रही है, तो यानी कि अंदर मोल्स बढ़ रहे हैं, मोल्स बढ़ रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, एंड देन इट बिकम्स कांस्टेंट, ठीक है। ये P0 था इनिशियल प्रेशर, प्रेशर इंक्रीजेस एंड देन प्रेशर, ठीक है, द टोटल प्रेशर बिकम्स स्टेडी, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू। So this is also an indicator of equilibrium getting achieved. तो ये मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स थे जिनसे हमें स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में पता पड़ता है, ठीक है। अब नोटिस करना that this was just one example which I had shared with you. We find the process of equilibrium in various examples around us. There are in fact examples in which chemical change होते हैं, there are examples in which chemical changes नहीं भी होते हैं, ठीक है। So if I let's say quickly highlight types of equilibrium, तो इसमें you have example of physical equilibrium. Physical equilibrium कैसा हो जाएगा? इसमें there is no chemical reaction, ठीक है, only physical state of substance undergoes a change. जैसे फॉर एग्जाम्पल H2O सॉलिड एंड H2O लिक्विड, ठीक है, आइस एंड वाटर के बीच में। You have another set of examples, something like say dissolution of sugar, ठीक है, शुगर आपने पानी में डाला
ठीक है, तो शुगर एक्वस फॉर्म या सॉल्ट आपने डाला तो शुगर सॉलिड और शुगर एक्वस के बीच में एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, आपने थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट में डाला, एक्सेस अमाउंट में डाला, सॉल्युबिलिटी से ज्यादा डाला, तो क्या होगा, सॉलिड शुगर एंड जो डिजॉल्व्ड शुगर होगा, ठीक है, ये एक्वस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स डिजॉल्व्ड शुगर। ठीक है, सॉलिड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अनडिजॉल्व्ड शुगर। इनके बीच में भी इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। ये इक्विलिब्रियम एग्जांपल्स कैसे हो गए, फिजिकल इक्विलिब्रियम के। ठीक है, यू कम अक्रॉस केमिकल इक्विलिब्रियम आल्सो। केमिकल इक्विलिब्रियम में कैसा रहेगा, देयर इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द इन्वॉल्व्ड स्पीशीज। राइट, जैसे मैंने ऊपर आपको N2O4 और NO2 का एग्जांपल दिया, राइट, या फिर N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज गिविंग 2NH3 गैस, हेबर्स प्रोसेस का एग्जांपल हो गया। तो इसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बीच में भी इक्विलिब्रियम आ जाता है। नाउ इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, यहां पे नोटिस करना, which is, let me highlight it as a note over here. Reversible versus irreversible chemical reactions. Now आप लोगों ने ये चीज जूनियर क्लास में पढ़ी है, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, क्या पढ़ा है इनके बारे में, व्हाट इज इट दैट यू हैव स्टडीड, कुछ बताओ मुझे। इरिवर्सिबल रिएक्शन वन वे होते हैं, ओरिजिनल स्टेट कैन नॉट बी रिस्टोर्ड, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन दे टेक प्लेस इन बोथ द डायरेक्शंस। ठीक है, ठीक है, सही पढ़ा है। उसको हम लोग थोड़ा सा और यहाँ पे रिफाइन कर लेते हैं। किस तरीके से, यहाँ पे आप नोटिस करना, ये जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, दिस क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस इज नथिंग टू डू विद जो हमने थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल पढ़ा है। ठीक है, दैट इज समथिंग व्हिच आई वुड वांट टू क्लैरिफाई अपफ्रंट बिकॉज इट माइट कंफ्यूज यू, क्योंकि आपने ये टर्म्स थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़े थे। सो दिस क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस हैज नो रिलेशनशिप, ठीक है, और यू कैन से इज नॉट फ्रॉम अ thermodynamic point of view। ठीक है, कोई थर्मोडायनेमिक या टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। दिस इज प्राइमरीली आउट ऑफ कन्वीनियंस। यू कैन से बट मोर फ्रॉम अ कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू। मोर आउट ऑफ कन्वीनियंस लेता है। सो कैसा है,
यहां पे आप नोटिस करना, रिएक्शंस इन अ क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है, रिएक्शंस इन क्लोज सिस्टम अटेन इक्विलिब्रियम, ठीक है, हमेशा ये रहेगा। क्लोज सिस्टम है हमारा, रिएक्शंस हमेशा इक्विलिब्रियम अटेन करेंगे। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट सम रिएक्शंस, ठीक है, सम रिएक्शंस प्रोसीड ऑलमोस्ट 100% फॉरवर्ड, ठीक है, 99.999999% फॉरवर्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम। For example, like if you have this reaction HCl plus NaOH, ठीक है, giving NaCl plus H2, right? और if you remember thermodynamics में मैंने कैसे बताया था आपको, the actual reaction is happening between H plus and OH minus ions forming water, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला। तो दिस इज ऑलमोस्ट प्रोसीडिंग 100% फॉरवर्ड, ठीक है, 99.9999999999%। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज irreversible reactions and they are represented by this single arrow, ठीक है, but this is just out of convenience, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला this is only and only out of convenience। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग इसको रिएक्शन को इसी तरीके से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आप नोटिस करना, however if we want to study the same reaction in depth, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला 99.999999, तो मैं पूछ रहा हूं कितने 9, मुझे उतना एक्यूरेटली स्टडी करना है इसको, तो फिर मुझे इस सेम रिएक्शन को इक्विलिब्रियम की तरह स्टडी करना रहता है। सो इफ यू वांट टू स्टडी द सेम रिएक्शन इन डेप्थ, वी कंसिडर इट टू अटेन इक्विलिब्रियम। इस सेम रिएक्शन को मैं इस तरीके से स्टडी करूंगा। आप लोग नोटिस करोगे इन द नेक्स्ट चैप्टर आफ्टर दिस, जब हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, रिफर आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर, तब मैं इसी सेम चीज को ऐसे डबल हेडेड एरो बताऊंगा और इसको एक इक्विलिब्रियम की तरह ट्रीट करूंगा और फिर सॉल्व करूंगा। तो ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वर्ड जो है केमिकल रिएक्शन के साथ में, दैट इज जस्ट आउट ऑफ कन्वीनियंस। क्लोज सिस्टम में रिएक्शंस अटेन इक्विलिब्रियम, ठीक है, कुछ रिएक्शन 100%, ऑलमोस्ट 100% फॉरवर्ड चले जाते हैं, ठीक है, इनको हम लोग ऐसे इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलने लग जाते हैं। बट अदरवाइज ये हमारी कन्वीनियंस है, हमें स्टडी करना होगा तो हम लोग इस तरीके से इन डेप्थ भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये एक यू कैन से डाउट रहता आप लोगों का आगे फ्यूचर में, तो मैंने अभी क्लियर कर दिया है दैट जब हम इक्विलिब्रियम की स्टडी कर रहे होंगे तो हमारा फोकस इन रिएक्शंस को एज इक्विलिब्रियम
ठीक है, एज यू नो गोइंग इन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों लेकर कंसिडर करना रहेगा। ठीक है, अच्छा नाउ थोड़ा डेप्थ में जाएंगे अब। ठीक है, थोड़ा और अंडरस्टैंड करेंगे इस कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम को। ठीक है, ये अभी तो मैंने क्या करा था, आपको मैक्रोस्कोपिक पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश करी कि यू नो इक्विलिब्रियम कैसा होता है। लाइक ये जो मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं लाइक प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, राइट, ये सब का स्टेडी हो जाना, इट इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसी चीज को हम लोग थोड़ा और डिटेल में अगर देखना चाहेंगे तो नोटिस करना, इक्विलिब्रियम from the perspective of kinetics। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स मतलब what is this kinetics related to? It is related to rate of reactions। कितना स्पीड से फॉरवर्ड जा रहा है, कितना स्पीड से बैकवर्ड जा रहा है, तो फ्रॉम दैट आप लोग समझने की कोशिश करना व्हाट इज दिस पर्सपेक्टिव ऑफ इक्विलिब्रियम। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू ही एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, यही सेम एग्जांपल, N2O4 गैस इज डिसोसिएटिंग इनटू 2NO2 गैस। ठीक है, अब इसमें नोटिस करना कैसा रहेगा। मान लो कि हम लोग N2O4 से स्टार्ट करें, assuming we started with N2O4 only। तो अब कैसा रहेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, इनिशियली the reaction will proceed in forward direction। ठीक है, रिएक्शन proceeds in forward direction। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो लेट्स से ये बड़ा एरो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं RF के लिए। ठीक है, RF इज व्हाट, RF इज रिप्रेजेंटिंग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड जो बैकवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, वो लाइक है ही नहीं, मतलब ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी प्रोडक्ट था ही नहीं, हमने N2O4 से स्टार्ट किया, फिर हार्डली थोड़ा सा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ एंड रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाने लगा। ठीक है, सो इनिशियली reaction proceeds in forward direction because rate of forward is greater than rate of backward। ठीक है, अब क्या होगा, as reaction progresses after some time, notice करना क्या हो जाएगा, amount of reactants कम हो जाएगा, as a consequence rate of forward reaction भी कम हो जाएगा, amount of products बढ़ जाएगा, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, करेक्ट। तो ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन था, जो पहले काफी ज्यादा था, ये थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड ऐसा रहा, रेट ऑफ बैकवर्ड भी बढ़ गया। ठीक है, ये एरोस से मैं इनका एक वैल्यू रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं। ठीक है, रेट ऑफ बैकवर्ड इनिशियली ऑलमोस्ट कितना था, इनिशियली ऑलमोस्ट 0 था, अब थोड़ा सा बढ़ गया। अब इवेंचुअली जब और हम लोग वेट करेंगे, टाइम देंगे, ठीक है, तो एक स्टेट आ जाएगी ऑफ इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम
what will happen? यहाँ पे नोटिस करना, rate of forward reaction will become equal to the rate of backward reaction. ठीक है, this is what we will call as the state of equilibrium. ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर आ जाए. ठीक है, अब इस पे नोट करना. ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट साथ में मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा, दैट दिस विल नॉट बी इक्वल टू जीरो. रेट ऑफ फॉरवर्ड will be equal to rate of backward but will not be equal to zero. What does this mean? It means reactions do not stop. That is, equilibrium is not static. Rather, equilibrium is dynamic in nature. ठीक है, जो इक्विलिब्रियम है ये डायनामिक इन नेचर रहेगा. रिएक्शंस बंद नहीं हो जाती हैं, फॉरवर्ड चलती रहेंगी, बैकवर्ड भी चलती रहेंगी. सबके लिए ट्रू है ये, बी इट फिजिकल इक्विलिब्रियम, बी इट केमिकल इक्विलिब्रियम, ये रिएक्शंस चलती रहती हैं. ठीक है, द concentration or you can say amount of reactants and products become constant, but reactions keep on happening. ऐसा नहीं होता कि reactions रुक जाती हैं. कैसे हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई करा? Can anyone suggest me any method via which this would have been experimentally validated? The amount of reactants and products तो steady हो गया ना, constant हो गया. जितना फॉरवर्ड जा रहा है उतना बैकवर्ड जा रहा है, बट मैं एक्सपेरिमेंटली कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटेक्ट करूंगा मैं? नहीं, कॉन्सेंट्रेशंस भी स्टेडी हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी. जो भी ऑब्जर्वेबल चीजें हैं वो सब तो स्टेडी हो जाएंगी ना. नहीं नहीं, क्यू भी यहाँ पर अब जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखो जितना फॉरवर्ड फॉरवर्ड मान लो एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड एक्सोथर्मिक होगा. तो जितना हीट अब्सॉर्ब हो रहा होगा उतना हीट रिलीज भी हो रहा होगा. तो वैसे तो पता नहीं पड़ेगा. वॉल्यूम चेक करके वॉल्यूम भी स्टेडी हो गया ना. तो इसमें नोटिस करना, इसमें हमें काम आता है. नहीं, मैनोमीटर प्रेशर भी स्टेडी हो जाएगा ना. लाइक आपने ये वाला ऊपर वाला एग्जांपल देखा तो इसमें लाइक द प्रेशर ये बढ़ता जा रहा था बढ़ता जा रहा था. ठीक है, और ये बढ़ के स्टेडी हो गया. ठीक है, तो मैं तो ये भी बोल सकता हूँ ना कि रिएक्शन रुक गए इसलिए स्टेडी हो गया. हाउ कैन आई से कि रिएक्शन चल रहे हैं तब भी ये स्टेडी है?
ठीक है, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स तो आप बोल रहे हो, बट मैं विजुअलाइज कैसे करूं? लाइक हाउ डू आई एक्सपेरिमेंटली कंफर्म दिस? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग. कैसा टेस्ट कंडक्ट करेंगे हर्ष हम लोग? व्हाट इज दैट काइंड ऑफ टेस्ट दैट वी विल थिंक ऑफ? चलो मैं बताता हूं. इसमें बहुत ही सिंपल तरीका है. ठीक है, द हिंट इज रेडियो एक्टिविटी. With the help of radioactivity, you can judge this. You can get this answer whether the reactions have stopped or they keep on continuing. कैसे आप नोटिस करना? मैं बताता हूं आपको. सो यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से H2O लिक्विड एंड H2O सॉलिड के बीच में वाटर आइस का एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, H2O सॉलिड एंड H2O लिक्विड, और ये दोनों इक्विलिब्रियम में है. ठीक है, ये मेरा आइस है और ये मेरा वाटर है. ठीक है, 180 m 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2O solid and H2O liquid are in equilibrium with each other. ठीक है, अब मैं क्या करता हूं? ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं. लेट अस इंट्रोड्यूस सम D2O. ठीक है, हैवी वाटर मैं यहां पे इंट्रोड्यूस कर देता हूं लिक्विड फॉर्म में. ठीक है, इस सिस्टम के अंदर. अब जब मैं ये इंट्रोड्यूस करूंगा तो क्या रहेगा? अगर मान लो इक्विलिब्रियम मेरा स्टैटिक होता, तो आफ्टर सम टाइम मैं अगर ये आइस का पीस निकाल के एनालाइज करता तो इसमें कोई भी D2O के मॉलिक्यूल्स नहीं होते. बट जब हम ऑब्जर्व करते हैं आफ्टर सम टाइम वी फाइंड D2O molecules in ice as well. ठीक है, आफ्टर सम टाइम व्हाट वी फाइंड आउट. ठीक है, इसके लिए टेक्निक्स लगती है. मास स्पेक्ट्रोमेट्री आप यूज कर सकते हो. ठीक है, अदर टेक्निक्स आर आल्सो देयर. तो इसमें मुझे ये मिलता कि कुछ D2O के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे भी हैं और कुछ यहाँ पे भी हैं. दैट मीन्स रिएक्शंस कभी रुके ही नहीं. रिएक्शंस कंटिन्यूअसली हो रहे थे between solid and liquid, and that is why the D2O molecules were able to also form ice. अगर मान लो रिएक्शंस रुक गए होते D2O फिर सिर्फ लिक्विड में मिलता. समझ में आया? बिकॉज so we find D2O molecule in ice or solid as well because reactions keep on happening. They don't stop. समझ में आया तरीका? That how or why equilibrium are dynamic in nature. ठीक है, तो इसी चीज को ग्राफिकली भी हम लोग समझते हैं. ठीक है, ग्राफिकली भी नोटिस करना. हाँ हाँ हर्षल आप बोल सकते हो, मैंने फोर्स म्यूट पे डाला ही नहीं है. सर पर लाइक रिएक्शन होती है तो कैसे होती है? लाइक
मतलब यहाँ इंटरफेस पे चेंजेस होते रहेंगे ना, इंटरफेस पे, इस इंटरफेस पे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स लिक्विड में जाते रहेंगे, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सॉलिड में आते रहेंगे। ओके, इक्वल एक्सचेंज होता रहेगा तो मतलब इक्विलिब्रियम पे रहेगा। करेक्ट। ओके ओके। तो इसको ग्राफिकली भी जब हम लोग देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करना, लेट्स से इफ आई वाज टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ रेट वर्सेस टाइम, ठीक है, तो इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा था, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तो जीरो था, ठीक है, इनिशियली टाइम जीरो पर। बट जैसे जैसे टाइम पास होता गया, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता जाएगा, ठीक है, एंड ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा एंड इवेंचुअली दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइम को हम लोग बोलेंगे दैट इट विल बी द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। बिफोर इक्विलिब्रियम जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्टेडी स्टेट। नॉन स्टेडी स्टेट मतलब क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स चेंज होते जा रहे हैं, एंड इक्विलिब्रियम और उसके बाद के सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। दैट यू नो rate of reactions, rate of forward is equal to rate of backward and it is not equal to zero, ठीक है। रिएक्शंस चलती रहेंगी बट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, ये सब कांस्टेंट हो जाएंगे। समझ में आया? ग्राफिकली इस तरीके से हम लोग इसको विजुअलाइज भी करते हैं, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ पे, ठीक है। ऑल राइट, we also understand this concept of equilibrium from the perspective of thermodynamics, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के पर्सपेक्टिव से आप लोगों ने ये वैसे तो देखा हुआ है, समझा हुआ है, बट मैं थोड़ा और इलैबोरेट कर दूंगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के पर्सपेक्टिव से आपने एक ऑब्जर्वेशन देखा था दैट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, नोटिस करना हम लोग कैसा बात करते हैं, डेल्टा जी, ठीक है, डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट। इसको मैं कैसे इंटरप्रेट करूंगा, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स is equal to Gibbs free energy of reactants। ये समझ में आ रहा है? राइट, सिंपल सा ये। अच्छा, एक और चीज नोटिस करना, ठीक है, यहां पर ये एक अंडरस्टैंडिंग तो आपको है ही सही, ऑल्सो नोटिस करना यहां पर दैट गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूं मैं यहां पर, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम। क्या ये बता पाओगे मुझे कैसे, क्यों? कैन एनीवन एक्सप्लेन, थोड़ा सा थॉट देकर, थोड़ा सा सोचकर। व्हाट इज मेंट बाय गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है, सिस्टम मतलब जो भी मेरा रिएक्शन मिक्सचर है, ठीक है, जो भी मेरा रिएक्शन मिक्सचर है
कुछ रिएक्टेंट हो सकता है, कुछ प्रोडक्ट हो सकता है, लाइक टुगेदर हाँ, कुछ कुछ करेक्ट लाइंस पे आप सोच रहे हो ईशा, ठीक है, थोड़ा मैथमेटिकली सोचोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आप नोटिस करना, ध्यान से समझना। लेट्स से मैं एक ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इस वाई एक्सेस पर मैं गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लॉट करता हूं, ठीक है, वाई एक्सेस पर, ठीक है। एक्स एक्सेस पर हम लोग प्लॉट करते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। क्या होता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट? रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब हो गया रिएक्शन की प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मतलब यहां पर एक्स एक्सिस पे दिस इज 0%, दिस मींस ओनली रिएक्टेंट्स, ठीक है। यहां पर 100% मतलब ओनली प्रोडक्ट्स, राइट। इस तरीके से मैं रिएक्शन की प्रोग्रेस को प्लॉट तो कर सकता हूं ना। 0% मतलब ओनली रिएक्टेंट्स, 100% मतलब ओनली प्रोडक्ट्स, राइट। एंड बीच में यू विल हैव द मिक्सचर, यू विल हैव अ कॉम्बिनेशन। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि इनमें से लाइक कहीं ना कहीं, ठीक है, बीच में, ठीक है, बिटवीन 0 एंड 100% कहीं पर से देयर विल बी अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, देयर विल बी अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। एंड उस पर, ठीक है, नोटिस करना गिब्स फ्री एनर्जी का मिनिमा रहेगा, ठीक है। यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी इस पॉइंट पर मिनिमम रहेगी। कैसे? अब आप समझना। अगर मान लो मैं इस ग्राफ, इस इक्विलिब्रियम के लेफ्ट हैंड साइड पर हूं, ठीक है, इस इक्विलिब्रियम के लेफ्ट हैंड साइड पर हूं, तो यहां पर आप एनालिसिस करना व्हाट शुड बी द स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन, ठीक है। से इफ वी आर ऑन लेफ्ट हैंड साइड, what should be the spontaneous direction? The spontaneous direction should be delta G less than 0, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी लोअर होना चाहिए। तो स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन क्या हो गया? फॉरवर्ड, ठीक है। तो यहां पर स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन इज फॉरवर्ड, और आई शुड राइट थोड़ा यहां पर एलैबोरेट करके, स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन इज विच results in decrease of Gibbs free energy, that is delta G less than 0। तो वो क्या हो गया यहां पर? यहां पर हो गया फॉरवर्ड, ठीक है। अगर मान लो मैं इस तरफ होता, ठीक है, लेट्स से अगर मैं इस तरफ होऊंगा राइट हैंड साइड पर, ठीक है, मैं प्रोडक्ट से स्टार्ट किया, तो भी मेरा स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन क्या होगा? व्हाट विल बी द स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन? Spontaneous direction is the same. Spontaneous direction is which results in lowering of Gibbs free energy। कहां पे लोअर हो रही है Gibbs free energy? यहां पे बैकवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? Spontaneous direction is in which lowering of Gibbs free energy happens, that is delta G, ठीक है। इनफैक्ट यहां पर you can say lowering will happen in the backward direction,
करेक्ट। तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम विल बी द स्टेज जहां पर नाउ यू कैन अंडरस्टैंड मिनिमा ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी रहेगा। अब ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आया एडिशनली? ठीक है, यहां पर कैसा था? यहां पर आप नोटिस करोगे, ठीक है, जब फॉरवर्ड जा रहे हो, ठीक है, ये आपका अभी इनिशियल गिब्स फ्री एनर्जी है, ठीक है, और आप आगे बढ़ रहे हो तो गिब्स फ्री एनर्जी लोअर हो रहा है ना, दैट इज द स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन, करेक्ट। यहां पे भी आप अभी हो हायर गिब्स फ्री एनर्जी है, ठीक है, आप बैकवर्ड जाओगे तो आपका गिब्स फ्री एनर्जी कम होगा ना, समझ में आया? तो इसके साथ में, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के पर्सपेक्टिव से ये तो आप लोगों ने पहले पढ़ा ही था, दैट डेल्टा जी इक्वल टू 0 रहता है इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। मैंने थोड़ा सा और डिटेल एक और आपको यहाँ पे बताया है, दैट गिब्स फ्री एनर्जी पर, और सॉरी इक्विलिब्रियम पर गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम। ये चीज समझ में आई ग्राफिकली? ठीक, ग्रेट। सो दिस इज द background, this is the basic understanding that we have about the concept of equilibrium. अब नोटिस करना, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, इससे हमें एक और जो पर्सपेक्टिव मिलता है, ठीक है, यहाँ पे जैसे ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर समझा था दैट इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, यहां से हमें एक थॉट प्रोसेस जो क्लियरली समझ में आता है, दैट द स्टेट ऑफ equilibrium can be achieved from any direction. ठीक है, मतलब मैं रिएक्टेंट से स्टार्ट करूं या प्रोडक्ट से स्टार्ट करूं या किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट से स्टार्ट करूं, इवेंचुअली इट विल मूव टुवर्ड्स द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इफ वी स्टार्ट विद ओनली reactants or only products or any other combination of reactants and products, क्या होगा? We will eventually achieve the state of equilibrium. ठीक है, ग्रेट। तो ये भी आपको समझ में आया, the state of equilibrium can be achieved from any direction. ग्रेट। अब यहां पे नोटिस करना, जब हम लोग अपना आगे का डिस्कशन रखेंगे अबाउट इक्विलिब्रियम, तो उसमें एक कन्वेंशन हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, तो एक ये छोटा सा नोट करके मैं यहाँ पे
कन्वेंशन आप लोगों के लिए लिख लेता हूं. ऑल्दो हम लोग दोनों क्लियर है इस चीज के ऊपर, बट स्टिल आई वुड लाइक टू रिपीट इट so that everyone is on the same page. For the given written form of reaction, ठीक है, यहां पर नोटिस करना, whatever is on left hand side is called as reactant. ठीक है, क्योंकि रिएक्शन क्या है, दोनों डायरेक्शंस में प्रोसीड होता है ना, तो समटाइम्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं किसको रिएक्टेंट बोलें किसको प्रोडक्ट बोलें, तो वो कोई कंफ्यूजन रखना ही नहीं है. whatever is on the right hand side is going to be called as product. ठीक है, वापस से यहां पे नोटिस करना, लेफ्ट टू राइट implies forward, right to left implies backward. ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं. दिस इज द कन्वेंशन, दीज आर द वर्ड्स जो हम लोग यूज करेंगे. ठीक है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें कोई कंफ्यूजन हो. वी शुड ऑलवेज बी ऑन द सेम पेज. All right. So with this understanding, आपको एक basics of what is equilibrium पता पड़ा, what is the concept of equilibrium है वो भी आपको पता पड़ा. अब नोटिस करना, the understanding of equilibrium constant. What is meant by equilibrium constant? ठीक है, just give me one moment. Let me now introduce some slides for you. Slides nahi actually. Let me introduce some pre-written notes. कहाँ गए? All right. ये आप just give me one moment. All right. अब नोटिस करना, इक्विलिब्रियम एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट. ठीक है, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम पे टाइम स्पेंड नहीं कर रहा मैं. ये होमोजीनियस हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम ये आपको पहले से ही पता है. होमोजीनियस में क्या होता है, हेटेरोजीनियस में क्या होता है. हम लोग इक्विलिब्रियम और उनके कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं. तो जैसे आप कुछ फिजिकल इक्विलिब्रियम नोटिस करना, जैसे फिजिकल इक्विलिब्रियम फॉर एग्जांपल लेट्स से वाटर और वेपर. ठीक है, ये जो फिजिकल इक्विलिब्रियम प्रोसेस है इसका कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट क्या रहेगा, दैट एट अ गिवन टेम्परेचर. ठीक है, नोटिस करना, एट अ गिवन टेम्परेचर यू विल हैव अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O. ठीक है, आपने एक क्लोज्ड वेसल लिया, उस क्लोज्ड वेसल में आपने H2O लिक्विड डाला. ठीक है, यहाँ पे मैनोमीटर आपने लगा रखा था. तो ये मैनोमीटर जब एक स्टेडी वैल्यू दे देगा, ठीक है, यहाँ पे इवेपोरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, फिर इवेपोरेशन कंडेंसेशन का रेट बराबर होगा, तो स्टार्टिंग में मैनोमीटर जो है ये राइज करेगा, बट देन इट विल गिव अ स्टेडी वैल्यू.
तो करस्पॉन्डिंग टू दैट स्टेडी वैल्यू, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर, that steady value is a characteristic constant of this physical equilibrium between H2O solid and H2O liquid and H2O vapor. ठीक है, ऐसे ही मान लो कोई दूसरा एग्जांपल ले लो फिजिकल इक्विलिब्रियम का, I2 का, ठीक है, I2 मान लो सब्लिमेट हो रहा है, I2 वेपर में जा रहा है, ठीक है, I2 सॉलिड से I2 वेपर बन रहा है, सो दैट इज आल्सो एन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, हमारा क्लास 11:30 तक था, ओ राइट, हमारा क्लास 11:30 तक ही था, माय बैड, मुझे लगा 12 तक है। चलो चलो ठीक है, फिर इसके आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेता हूँ, ये वाला पार्ट मुझे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेना चाहिए, अभी के लिए हटा देता हूँ, अभी के लिए आज के लिए इतना काफी है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम भी आपको एस्टैब्लिश कर दूंगा, देन हम फिर इसके क्वेश्चंस एंड ऑल पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफी है, नहीं नहीं बड़ा नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है, केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, 5-6 लेक्चर के अंदर डन, ठीक है। चलो ऑल राइट देन, बाय बाय।